नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड, इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वह है मराठा, और यह मराठों का पार्ट 6 है। क्लियर बच्चों? इससे पहले वाले अध्याय में मैंने बताया था मराठों का पहला दूसरा युद्ध, आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध दोनों बताए थे। किंतु आज अपना जो टॉपिक है आंग्ल मराठा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। पहले दो युद्धों में अंग्रेज जीत गए थे और उन्होंने उनसे संधियां की। अब ये तीसरा युद्ध है जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया था, जो इस प्रकार है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बसीन की संधि द्वारा, यद्यपि पेशवा अंग्रेजों को अधीनता स्वीकार कर चुका था, यानी बसीन की जो संधि थी वह सहायक संधि थी और पेशवा ने वह संधि स्वीकार कर ली थी बाजीराव द्वितीय ने, किंतु अब वह इस अधीनता से मुक्त होना चाहता था, यानी अब वह सहायक संधि प्रथा को मानने को तैयार नहीं था। अतः इसके लिए पेशवा ने संधियां होलकर भोंसले से गुप्त रूप से बातचीत करना प्रारंभ कर दी। पेशवा ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। इस समय पेशवा तथा गायकवाड़ के बीच खड़नी के संबंध में झगड़ा चल रहा था। अतः इस संबंध को बातचीत के करने के लिए गायकवाड़ का एक मंत्री गंगाधर शास्त्री अंग्रेजों के संरक्षण में पुणे आया। पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध गायकवाड़ का सहयोग चाहता था, किंतु गंगाधर शास्त्री अंग्रेजों का घनिष्ठ मित्र था। अतः उसने पेशवा के सहयोग करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में पेशवा के एक विश्वसनीय मंत्री त्र्यंबक जी ने धोखे से गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी, क्यों अंग्रेजों का चेला था। पुणे दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट एल फ्लिंस्टन की त्र्यंबक जी से व्यक्तिगत शत्रुता थी। अतः रेजिडेंट ने पेशवा से मांग की कि त्र्यंबक जी को बंदी बनाकर अंग्रेजों को सुपुर्द किया जाए। पेशवा ने बड़ी हिचकिचाहट के साथ 11 सितंबर 1815 को त्र्यंबक जी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। त्र्यंबक जी को बंदी बनाकर थाना भेज दिया गया, किंतु 1 वर्ष बाद त्र्यंबक जी थाना से भागने में सफल रहे। पर एल फ्लिंस्टन ने पेशवा पर आरोप लगाया कि उसने त्र्यंबक जी को भागने में सहायता दी। एल फ्लिंस्टन ने पेशवा की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से पेशवा से एक नई संधि करने हेतु दबाव डाला और उसे धमकी दी कि यदि नई संधि करने पर सहमत नहीं होगा तो उसे पेशवा के मनसब से हटा दिया जाएगा। अतः भयभीत होकर 13 जून 1817 को पेशवा ने अंग्रेजों के साथ नई पुणे की संधि कर ली। इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया, यानी पुणे की संधि कर ली और पेशवा का जो अध्यक्ष का जो पद था उससे छोड़ना पड़ा। सहायक सेना का खर्च के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक आय के भूभाग उसे अंग्रेजों को सौंपने पड़े, जो पहले 1.5 लाख रुपए थे, सौंपने पड़े। नर्मदा नदी के उत्तर स्थित अन्य राज्यों के भूभाग व अहमदनगर के दुर्ग को सौंपने पड़े। पेशवा ने त्र्यंबक जी को बंदी बनाकर अंग्रेजों को सौंपने का वादा किया और जब तक त्र्यंबक जी को अंग्रेज को सुपुर्द न कर दे उस समय तक त्र्यंबक जी के परिवार को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में स्वीकार किया। पेशवा ने बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी राज्य से पत्र व्यवहार न करने का भी वादा लिया। यद्यपि सभी मराठा अंग्रेजों से अपमानजनक संधियां कर चुके थे, किंतु उन्होंने संधियां व्यवस्था के कारण की थी, अतः उनसे मुक्त होना चाहते थे। पेशवा भी पुणे की संधि का अपमान की आग में जल रहा था। अतः जिस दिन सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ संधि की उसी दिन पेशवा ने पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंट पर आक्रमण कर दिया। एल फ्लिंस्टन किसी प्रकार जान बचाकर भागा। पुणे से 4 मील दूर किरकी नामक स्थान पर ब्रिटिश सैनिक छावनी में शरण ली। पेशवा की सेना ने उसकी किरकी पर धावा बोल दिया, यानी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। पेशवा वैसे ही लड़ाकू थे तो उन्होंने एल फ्लिंस्टन पर ही आक्रमण कर दिया कि लाजा बेटा तू भी, बोल दिया। किंतु पेशवा पराजित हुआ और सतारा की ओर भाग गया। नवंबर 1817 को पुणे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पेशवा द्वारा युद्ध आरंभ किए जाने पर कुछ मराठा सरदारों ने भी युद्ध करने का निश्चय किया।
1817 में ही अप्पा साहब भोंसले ने नागपुर के पास शीतल बद्दी नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु पराजित हुआ। तत्पश्चात 1817 में नागपुर में गए युद्ध में वह पुनः पराजित हुआ और भागकर पंजाब चला गया। पंजाब से भागकर वह शरण के लिए जोधपुर आया। जोधपुर के राजा मान सिंह ने, जो स्वयं अंग्रेजों का विरोधी था, अप्पा साहब को शरण दी तथा 1840 में अप्पा साहब की जोधपुर में ही मृत्यु हो गई। इसी प्रकार होलकर की सेना अंग्रेजों के बीच 1817 को मेहदीपुर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, किंतु होलकर की सेना भी पराजित हुई। 1818 में दोनों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार होलकर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, राजपूत राज्यों से अपने अधिकार त्याग दिए तथा बूंदी की पहाड़ियों व उसके उत्तर के सभी प्रदेश कंपनी को हस्तांतरित कर दिए। इस प्रकार होलकर भी कंपनी की अधीनता में आ गया। अब अंग्रेजों ने पेशवा की ओर ध्यान दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के विरुद्ध एक सेना भेजी। जनवरी 1818 में कोरेगांव के युद्ध तथा अंत में फरवरी 1818 में अस्टी के युद्ध में पेशवा बुरी तरह पराजित हुआ। 1818 में उसने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया। 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। पेशवा का राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया, यानी जो शिवाजी ने स्थापना की थी अब उनके वापस वंशज के हाथ में आ गया था। साहू ने पेशवा को अपने सारे के सारे सांगोला संधि के अंतर्गत सारे अधिकार सौंप दिए, किंतु अंग्रेजों ने वापस उनको वह अधिकार दिला दिए। पेशवा मंत्री त्र्यंबक जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर चुनार के दूर भेज दिया। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। तृतीय मराठा युद्ध का महत्व या प्रभाव। यह मराठा का अंतिम युद्ध राष्ट्रीय युद्ध था। इस युद्ध ने मराठा शक्ति का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दिया। एक एक करके सभी मराठा सरदार के साथ अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और इस प्रकार मराठा संघ ध्वस्त हो गया। भारत में अंग्रेजों का एकमात्र प्रतिद्वंदी शक्ति समाप्त हो गई, जिससे अब अंग्रेजों की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा। मराठा की इस पराजय के फलस्वरूप पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोंसले अपने राज्यों के अधिकांश भूभाग खो बैठे, यानी 4 जो नेता थे चारों अपने जो क्षेत्र है सब खो बैठे। नागपुर के भोंसले, बड़ौदा की गायकवाड़, सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले और एमपी के सिंधिया और गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले, नागपुर के भोंसले, और इस प्रकार ये सारे के सारे अपने अधिकार खो बैठे, क्षेत्र खो बैठे। राजपूत राज्यों से मराठों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। अब राजपूत राज्य मराठों के प्रभुत्व से निकलकर अंग्रेजों के प्रभुत्व में चले गए। रेमजे मेयर ने इस संबंध के औचित्य को सिद्ध करते हुए कंपनी की ओर से कोई आक्रामक युद्ध नहीं था तथा जिन क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ वह भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक था। वेलेस्ली ने मराठा शक्ति पर प्रहार कर उसे क्षीण कर दिया और लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा शक्ति को धराशायी कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने वेलेस्ली के कार्य को पूरा किया। इस युद्ध के बाद कंपनी भारत की सार्वभौम सत्ता बन गई। प्रिंसेप ने ठीक लिखा है, ब्रिटिश प्रभाव और सत्ता भारत में जादू की तरह फैल गई, जादू की तरह पूरा फैल गई। कहाँ 1757 में उन्होंने प्लासी बक्सर की लड़ाई लड़ी थी 1764 में, और 1818 तक आते आते संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। इतना फास्ट तो किसी ने नहीं किया होगा। अगला पढ़ेंगे हम, ये तीसरे युद्ध हो गए। अब महादजी सिंधिया के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो अब हम पढ़ेंगे महादजी सिंधिया। ये मराठों के एक प्रमुख व्यक्ति थे, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। पानीपत के युद्ध की पराजय से मराठा शक्ति को गहरा धक्का लगा था, किंतु 1782 की सालबाई की संधि तथा मराठा सरदारों ने अपनी खोई प्रतिष्ठाएं काफी अंश तक पुनः प्राप्त कर ली। इस संधि के बाद मराठों के सामने प्रमुख रूप से 2 कार्य थे। प्रथम, बढ़ती हुई टीपू की शक्ति को नियंत्रण रखना। दूसरा, उत्तर भारत में विशेषकर दिल्ली में मराठा सत्ता की पुनः स्थापना करना। इन दोनों कार्यों को पूरा करने का दायित्व मराठा साम्राज्य के 2 तात्कालिक महान राजनीतिज्ञों के ऊपर आया।
इन दोनों ने पेशवाई के लड़खड़ाते हुए पैरों को बल देने के लिए तथा अंधकार में पड़े हुए मराठा राज्य के नव प्रकाश प्रदान किया। ये दोनों राजनीतिज्ञ थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया वंश का प्रथम व्यक्ति राणोजी था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने एक जागीर प्रदान की थी और वह यहीं से सिंधिया वंश का उत्थान हुआ। राणोजी के 5 पुत्र थे, जिनमें अप्पा, जयप्पा, दत्ताजी उनके वेद पुत्र थे और अन्य तीन तुकोजी, महादजी, ज्योतिबा उनके अवैध पुत्र थे। यानी यह अवैध पुत्र थे इनके राणोजी के। महादजी के 4 भाई रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए, यानी 4 भाई तो मर गए। पानीपत के युद्ध में महादजी किसी तरह बचकर निकल गए। रास्ते में कुछ अफगान घुड़सवारों ने उन पर आक्रमण किया, जिसमें यद्यपि महादजी के प्राण तो बच गए, किंतु उनका एक पैर जीवन भर के लिए चला गया। सिंधिया वंश के अब महादजी के अतिरिक्त कोई नहीं बचा था, अतः वे सिंधिया वंश की जागीर के उत्तराधिकारी बने, यानी अवैध पुत्र थे राणोजी के। महादजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित सेना के महत्व को समझा, अतः उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। महादजी ने फ्रांसीसी सेनानायक डी बायन को अपनी सेना में नियुक्त किया, जिससे निरीक्षण में सेना का पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित किया जाए। इस प्रकार महादजी ने शीघ्र ही एक सुदृढ़ सेना का गठन कर लिया। 1772 में महादजी के प्रयत्न के परिणाम मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली के तख्त पर पुनः आसीन किया। पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद पूना दरबार में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, उसके कारण महादजी को 10 वर्ष तक दक्षिण में रहना पड़ा। सालबाई की संधि के बाद महादजी पुनः उत्तर भारत की ओर आए। शाह आलम पर आक्रमण। सालबाई की संधि संपन्न कराने के बाद महादजी इस संधि के अवसर पर अंग्रेजों ने महादजी को आश्वासन दिया कि दिल्ली में महादजी का पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी तथा उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अतः सालबाई की संधि के बाद महादजी का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार शाह आलम आर्थिक संकट में था। अपनी समस्याओं का समाधान दायित्व महादजी को सौंपना चाहता था। महादजी अब दिल्ली की ओर बढ़ा और दिल्ली की ओर बढ़ते हुए 1783 में महादजी ने ग्वालियर में विजय प्राप्त की और 1784 में गोदह में राणा को परास्त कर गोहद पर अधिकार कर लिया। पश्चात 1784 में महादजी आगरा पहुंचा। इस समय मुगल बादशाह शाह आलम आगरा में था। 1784 में मुगल सम्राट ने महादजी को वकील मुतलक की उपाधि दी, किंतु महादजी के विचार से यह सम्मान केवल पेशवा को ही दिया जा सकता था। अतः मुगल सम्राट ने के बाद यह उपाधि पेशवा को देकर महादजी को नायब वकील मुतलक नियुक्त किया तथा मुगलों की समस्त व्यवस्था का भार महादजी को सौंप दिया। महादजी ने मुगल दरबार में अनेक विरोधियों का दमन किया, किंतु इसमें महादजी का समय और धन नष्ट हो गया। उस पर 80 लाख रुपए का ऋण चढ़ गया। महादजी ने पुनः से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली, क्योंकि नाना फडणवीस महादजी सिंधिया को संदेह की दृष्टि से देखता था। इधर अंग्रेज भी महादजी के बढ़ते प्रभाव से शशांकित हो उठे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे और उन्हें महादजी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब राजपूतों से युद्ध महादजी सिंधिया का। जयपुर के सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें मराठे ने पहले ईश्वरी सिंह का फिर बाद में माधो सिंह का पक्ष लिया। माधो सिंह द्वारा गद्दी ग्रहण करने पर उसने मराठों को चौथ देने का वादा किया, किंतु 1786 में जयपुर से न तो मुगल सम्राट को वार्षिक कर अदा किया गया था, न ही मराठों को चौथ दी गई थी। अतः वकील मुतलक नियुक्त होने के बाद महादजी ने जयपुर की ओर दोहरी मांग की, यानी हमें भी चौथ दो और मुगलों को भी राजस्व दो, दोहरी मांग की। जयपुर के शासक सवाई प्रताप मांग पूरी करने में असमर्थ थे, अतः महादजी के विरोध की तैयारी करने लगा। उधर जोधपुर की सेनाएं भी जयपुर की सहायता के लिए आ गई। महादजी की स्थिति कमजोर जानकर अनेक मुगल सैनिक राजपूतों के साथ मिल गए। फिर भी महादजी ने साहसपूर्वक उनका सामना करने का निश्चय किया। 28 जुलाई 1787 को तुंगा के मैदान में एक युद्ध हुआ, जिसमें महादजी को विवश होकर पीछे हटना पड़ा, लेकिन 3 वर्ष बाद पुनः महादजी राजपूता में आ डटे और पाटन के युद्ध में महादजी विजय रहे। जोधपुर की सेना भाग खड़ी हुई। महादजी सेना जोधपुर की ओर चल पड़ी। 10 सितंबर 1790 को मेड़ता का युद्ध हुआ, जिसमें जोधपुर की सेना पराजित हुई। जोधपुर के शासक विजय सिंह को महादजी से संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार 60 लाख रुपए अजमेर का परगना महादजी को प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार 1791 में जयपुर के साथ संधि हुई, जिसमें चौथ के 17 लाख रुपए तथा मुगल सम्राट को वार्षिक कर देना की रकम तय की। यानी महाजी पाटन के युद्ध में जीत गए और उन्होंने वसूली कर ही ली। तुंगा के युद्ध में महाजी के पीछे हटने से शाह आलम ने समझा कि महाजी का पतन हो गया है, अतः वह पठान नेता गुलाम कादिर के संरक्षण में चला गया। जुलाई 1788 में गुलाम कादिर ने शाह आलम को गद्दी से हटाकर अंधा कर दिया और 1788 में महाजी पुनः शाह आलम को गद्दी पर बैठा दिया। तुंगा के बाद महाजी ने नाना फडणवीस को सहायता के लिए लिखा, लेकिन नाना ने सोचा कि महाजी उत्तरी भारत में एक पृथक राज्य स्थापित करना चाहता है, अतः नाना उसे सहयोग नहीं दिया। नाना यह विचार मिथ्या था, महाजी को अपने पेशवा का सेवक समझता था। 1792 में उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद महाजी 12 वर्ष बाद पूना के लिए रवाना हुआ। वह नाना से अपने मतभेद दूर करना चाहता था, लेकिन नाना को संदेह हुआ कि महाजी पूना पर नियंत्रण करना चाहता है। अतः नाना ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को सैनिक सहायता देने की प्रार्थना की, किंतु कॉर्नवालिस ने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। 1792 से 94 तक महाजी पुनः पूना में रहा, किंतु नाना ने सदैव यही प्रयत्न किया कि महाजी के महत्व को न बढ़ने दिया जाए। यानी मराठा आपस में ही लड़ रहे थे और बगैर किसी कारण के शंका से महाजी ने नाना का संदेह दूर करने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु नाना का संदेह दूर न हो सका। इसी बीच सिंधिया व होलकर में प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। अतः सिंधिया के सेनानायक डी बायन ने 1793 में होलकर को लाखेरी के युद्ध में पराजित कर दिया। इससे पूना में सिंधिया की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई। इससे अधिक बढ़ गई। इससे कुछ दिनों बाद ही जून 1793 में महाजी बीमार हो गया और 12 फरवरी 1794 को मराठा साम्राज्य के आधार स्तंभ की मृत्यु हो गई। यानी महाजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, क्योंकि महाजी सिंधिया ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति का जो हास हो गया था उसे वापस पुनः स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किंतु अब उनकी ही मृत्यु हो गई। नाना फडणवीस जब तक महाजी जिंदा थे उन पर कभी भरोसा नहीं करता था और वह उनके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न करता था। महाजी का मूल्यांकन। महाजी सिंधिया अपने युग का सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ एवं सैन्य संचालक था। उत्तरी भारत में मराठा के प्रभाव को स्थापित करने का श्रेय महाजी को ही है। उसका व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रभावशाली था तथा व्यवहार कुशल भी था। महाजी ही प्रथम व्यक्ति था जिसने पाश्चात्य जीवन शैली के महत्व को समझा, अपनी सेना को भी पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित करवाया। दुर्भाग्य से नाना ने कभी महाजी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन महाजी सच्चा स्वामी भक्त था। उसके पास इतनी सैन्य शक्ति थी कि वह चाहता कि पेशवा और नाना को पकड़कर बंद कर सकता था, किंतु महाजी के मन में ऐसा विचार उत्पन्न नहीं हुआ। यदि नाना ने महाजी का सहयोग किया होता तो आज मराठों का इतिहास दूसरा होता। महाजी ने नाना फडणवीस को सहायता देने के लिए लिखा तो उसने पिछली सेवाओं को याद दिलाया और लिखा, हम कभी एक ही अधिपति की सेवा करते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो आप अपने से पूछें कि मोरबो के गुट के विरुद्ध आपकी किसने सहायता की थी, किसने आपके प्रतिद्वंदी सुखाराम बापू को वश में किया था, किंतु सदाशिव भाऊ के विद्रोह को दबाया। तेलगांव में अंग्रेजों को किसने पराजित किया, अंग्रेजों के युद्ध में किसने सबसे अधिक भार वहन किया और लाभप्रद शांति हासिल की। इन सेवाओं को याद करें और अपने मन से संदेह को हटा दें। महाजी के उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मराठा संघ को दी गई महाजी की सेवाएं अतुलनीय थी। सर जर्जुनाथ सरकार ने ठीक लिखा है कि महाजी सिंधिया अपने समय के उत्तर भारत के इतिहास में दैत्य के समान था। यानी एक बहुत ही भारी आदमी था जिसने बहुत वीरता के काम किए थे। अगला है नाना फडणवीस। महाजी सिंधिया हो गए, अब नाना फडणवीस। नाना फडणवीस नाना फडणवीस का जन्म 12 फरवरी 1742 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म का नाम बालाजी था। इनके पिता का नाम जनार्दन था, अतः महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार उसे बालाजी जनार्दन कहकर पुकारे जाते थे। पेशवा माधवराव प्रथम ने नाना को फडणवीस पेशवाई का आय व्यय का हिसाब रखने वाला, फडणवीस का मतलब पेशवाओं की आय व्यय का हिसाब रखने वाला, पद पर नियुक्त किया। वित्तीय प्रबंध के लिए उत्तरदायी होने के कारण नाना का प्रभाव बढ़ गया। नाना शरीर से दुर्बल था तथा सैन्य संचालन में अयोग्य था, यानी सैन्य संचालन में उपयुक्त नहीं था। उसे सैनिक अभियानों में नहीं भेजा जाता था। पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद
पूना में राघोबा के विरुद्ध क्षोभ और क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो गई। अतः नाना फडणवीस, सुखाराम बापू, मोरबो आदि नेताओं ने 12 भाई समिति का गठन किया। तत्पश्चात राघोबा को पेशवा पद से अलग करने की घोषणा की गई। नारायणराव की विधवा पत्नी गंगाबाई को, जब उस समय गर्भवती थी, राज्य की अधिकारी बनाया। सखाराम बापू को कार्य प्रभारी, नाना फडणवीस को उसका सहयोगी बनाया गया। नाना समस्त सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करना चाहता था। धीरे धीरे उसने 12 भाई समिति के सदस्यों को हटा दिया और समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। नाना की यह प्रवृत्ति मराठा राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि पेशवा धीरे धीरे शक्तिहीन हो रहा था। नाना स्वयं संचालन कर नहीं सकता था। नाना के समक्ष प्रमुख समस्या मराठा संघ की एकता बनाए रखने हुए राघोबा पर नियंत्रण रखना था, अतः बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था। नारायणराव के मृत्यु उपरांत उसका पुत्र माधवराव द्वितीय पेशवा घोषित करने के बाद लालन पासन तथा शासन संचालन का शिक्षा देने का दायित्व भी नाना का था। 18 अप्रैल 1774 को गंगाबाई के पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा गया और उसे पेशवा घोषित किया गया। इस अवसर पर राघोबा के पक्षपाती सरदारों ने समझौता करना चाहा, किंतु नाना राघोबा से कोई समझौता नहीं करना चाहता था, बल्कि राघोबा के विरुद्ध एक सेना भेज दी। 1774 में थाना के निकट राघोबा पराजित हुआ और सूरत भाग गया। सूरत में राघोबा ने अंग्रेजों से संधि कर ली और आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत की। नाना ने भी कूटनीति से निजाम और हैदर अली को अपनी ओर मिलाकर अंग्रेज विरोधी गुट बना लिया, किंतु वारेन हेस्टिंग ने निजाम को इस गुट से अलग कर लिया। अंग्रेजों के साथ हुए इस पूरे संघर्ष काल में नाना महाजी का सहयोग करता रहा, किंतु सालबाई की संधि के संबंध में नाना महाजी में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए। सालबाई की संधि की शर्तें तय करने में महाजी को श्रेय दिया जाता था। इससे महाजी का एक स्वतंत्र शासक की स्थिति प्राप्त होती थी। इससे नाना की अधिकार लालसा में महत्वाकांक्षा को भारी धक्का लगा। अतः मृत्यु उपरांत नाना इस प्रयत्न में लगा रहा कि महाजी का प्रभाव न बढ़ जाए। यद्यपि उसकी नीति भी मराठा राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। मैसूर के प्रति फडणवीस की नीति। अंग्रेजों के साथ हुए संघर्ष में नाना ने मैसूर के शासक हैदर अली का सहयोग लिया था। हैदर अली की मृत्यु के बाद महाजी टीपू के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति नहीं चाहता था, किंतु नाना ने टीपू की शक्ति को कुचलने में अंग्रेजों का सहयोग देने की नीति अपनाई। यानी पहले तो सहयोगी थे, अब उसे ही कुचल रहे थे। अतः टीपू ने अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि करने के बाद मराठों पर आक्रमण किया। इस अवसर पर नाना ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, किंतु कार्नवालिस ने नाना को सहायता देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब कार्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध सैनिकों अभियानों में मराठों की सहायता मांगी, तब महाजी ने मना करने के बावजूद नाना ने अंग्रेजों को सहायता देना स्वीकार कर लिया। यानी अंग्रेज सहायता नहीं कर रहे, पर मराठा आगे होकर उनकी सहायता कर रहे हैं, मांगते दे रहे हैं। तैयार हो गया। टीपू को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने टीपू से जो संधि की, उसके अनुसार मराठों का कुछ क्षेत्र उपलब्ध हुए, जिसके परिणाम मराठों के लिए बड़े हानिकारक सिद्ध हुए, क्योंकि दक्षिण में अब शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था। मराठों का भविष्य अंग्रेजों से अकेला ही सामना करना पड़ा। पहले उनका टीपू सुल्तान बराबर का सहयोगी था, किंतु उनके ही प्रदेशों को उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग देकर हड़प लिया। तो अंग्रेजों के सामने अगला किसका है? इसीलिए कहते हैं कि जब पड़ोस में आग लगती है ना, तो अपना घर भी नहीं बचेगा। तो वही बात थी कि पड़ोसी को दबाने में उन्होंने मदद की। जब खुद पे आग लगी तो पड़ोसी था ही नहीं, तो अब कौन बुझाएगा? तो वही स्थिति हुई कि जैसा आपने दूसरों के साथ किया, वैसे ही मराठों के साथ हुआ। मराठों को भी फिर परास्त होना पड़ा। पहले जब बड़गांव की जो संधि थी, क्या हुई थी, उससे पहले बसीन की संधि थी, आदि संधियां आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि हैदर अली ने बराबर सहयोग किया था मराठों का, और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी थी। किंतु नाना फडणवीस महाजी को ऊंचे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। अतः उन्होंने उसका विरोध करने के लिए अंग्रेजों के साथ दिया और हैदर अली को परास्त करवा दिया। मराठा संघ और नाना फडणवीस। मराठा संघ के सरदारों के पारस्परिक द्वेष व फूट के कारण मराठा संघ का अस्तित्व खतरे में उत्पन्न हो गया। अतः नाना को चाहिए था कि सभी सरदारों से विशेषकर महाजी के साथ सहयोग करें, लेकिन नाना ने ऐसा करने के बजाय प्रत्येक मराठा सरदार को संदेह की दृष्टि से देखा। मतलब वो आदमी तो ये चाहता था मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, बाकी कोई नहीं है। लेकिन नाना ने ऐसा करने के बजाय सभी मराठा सरदारों को संदेह की दृष्टि से देखा। 1792 जब महाजी उत्तर भारत से पूना के लिए रवाना हुआ, तो नाना को संदेह हुआ कि महाजी पूना पर नियंत्रण करना चाहता था। अतः नाना ने कार्नवालिस से सैनिक सहायता मांगी।
लेकिन कार्नवालिस ने इनकार कर दिया, यानी दूसरी बार भी इनकार कर दिया। महादजी 1792 से 94 तक पूना में रहा, लेकिन नाना के कभी भी महादजी से मराठा संघ की समस्याओं की चर्चा नहीं की। नाना का एकमात्र उद्देश्य यही है कि पूना में महादजी के महत्व को न बढ़ने दिया जाए। नाना राघोबा के साथ भी कोई समझौता नहीं करना चाहता था। राघोबा को तो वह इतना विरोधी था कि माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद व्रत पेशवा की इच्छा के बावजूद राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाने को तैयार नहीं हुआ। इसके कारण यह था कि राघोबा ने नाना फडणवीस को पद से हटा दिया। अतः स्पष्ट है कि नाना के प्रतिशोध की भावना प्रबल थी। वह अपने विरोधियों को कभी क्षमा नहीं करता था। नाना की इस नीति के कारण विभिन्न मराठा सरदार पेशवा के नियंत्रण से मुक्त होने की सोचने लगे, जिससे मराठा संघ की एकता को खतरा उत्पन्न हो गया। पेशवा और नाना फडणवीस। माधवराव द्वितीय का लालन पालन नाना फडणवीस की देखरेख में हुआ, किंतु नाना फडणवीस ने कभी भी इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि पेशवा को सैनिक एवं प्रशासनिक शिक्षा दी जाए, जिससे पेशवा अपने पद पर उत्तरदायित्व ही नहीं संभाल सके। यानी नाना खुद ही नहीं चाहता था कि वह पेशवा को इतना योग्य बनाए कि वह अपने पद पर आसीन हो। नाना ने इस बात का भय था कि पेशवा अपने पद पर उत्तरदायित्व को संभालने के योग्य बन गया तो शासन की बागडोर उससे छिन जाएगी। पेशवा जब 5 वर्ष का था तो महादजी उत्तर भारत के अभियान पर चला गया। 1792 में जब महादजी वापस आया तो पेशवा 18 वर्ष का हो चुका था। जब महादजी पेशवा से मिला तो नाना के कठोर नियंत्रण में है ताकि पेशवा पर महादजी का प्रभाव स्थापित न हो। पेशवा की समस्त दिनचर्या नाना द्वारा नियंत्रित थी। ऐसी परिस्थिति में पेशवा में मराठा संघ के नेतृत्व की योग्यता का विकास न हो सका। मराठों ने निजाम को खरदा के युद्ध में पराजित किया। इस अवसर पर पेशवा युद्ध स्थल में मौजूद था तथा उसने बाजीराव द्वितीय से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया। जब नाना ने अपने गुप्तचरों द्वारा सूचना दी गई कि नाना ने पेशवा को बुरी तरह फटकारा और उसे अपमानित किया। इसके बाद नाना ने पेशवा के चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। अपना अपमान देखकर पेशवा को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने छत कर कूदकर आत्महत्या कर ली। ये देखो, पेशवा पर इतना नियंत्रण रखा उसने और उसने छत से कूदकर आत्म सम्मान के लिए आत्महत्या कर ली। पेशवा के उत्तराधिकारी का प्रश्न। 1795 में पेशवा माधवराव द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गया। मृत्यु होनी है, नाना साहब ने पूरा का पूरा नियंत्रण में रखा और उसके बच्चे कुछ नहीं थे, किंतु उसकी मृत्यु से पूर्व उसने बाबूराम फड़के के सामने बाजीराव द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा व्यक्त की। किंतु नाना तो राघोबा के किसी पुत्र को पेशवा बनाना ही नहीं चाहता था। अतः नाना चाहता था कि बाजीराव के छोटे भाई चीमाजी को माधवराव की पत्नी को गोद दे दिया जाए, उसे पेशवा बना दिया जाए। किंतु चीमाजी इस समय अल्पवयस्क था। उसे पेशवा बनने से शासन सत्ता नाना के हाथ में ही रहती। नाना ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्मशास्त्र तथा सामाजिक नियमों को भी तिलांजलि दे दी। चीमाजी माधवराव के चाचा थे, अतः माधवराव की पत्नी यशोदाबाई के ससुर थे, इसलिए ससुर को गोद लिया जाना धर्मशास्त्र के विपरीत है, यानी ससुर जी को ही गोद ले लिया। थोड़े दिनों बाद बाजीराव ने नाना को आश्वासन दिया कि वह नाना को अपना मुख्यमंत्री बना देगा, तो नाना बाजीराव का पक्ष ग्रहण कर लिया। सिंधिया की इस कार्रवाई से क्रुद्ध हो उठा और उसने चीमाजी का पक्ष ग्रहण कर लिया। वस्तुतः नाना अपने पद पर कार्य करते हुए 9 करोड़ रुपए की संपत्ति एकत्र कर ली, जिसकी वह किसी तरह रक्षा करना चाहता था। पेशवा बनने के बाद बाजीराव ने अपने वचन को भंग करते हुए 1797 में नाना को बंदी बना लिया, किंतु 1798 में उसे छोड़ दिया। नाना का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अतः धीरे धीरे उसका चलना फिरना बंद हो गया और 1800 में उसकी भी मृत्यु हो गई। नाना फडणवीस बड़े अजीब ही थे, ससुर जी को गोद दे दिया। अंग्रेजों के प्रति नीति। सालबाई की संधि से पूर्व नाना का रुख स्पष्ट है, अंग्रेज विरोधी था, किंतु सालबाई की संधि के बाद मराठा संघ में अपने प्रभाव को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए अंग्रेजों से मैत्री चाहता था। महादजी मराठों के प्रभाव को उत्तर भारत में फैलाना चाहता था, जबकि नाना का कार्य क्षेत्र दक्षिण तक सीमित था। नाना ने अंग्रेजों को टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता दी, जिसके परिणाम मराठों के लिए हानिकारक सिद्ध हुए। जब महादजी 12 वर्ष बाद पुनः लौटा तब महादजी की सैन्य शक्ति से आतंकित होकर कार्नवालिस से सहायता मांगी। इससे स्पष्ट अभिप्राय है कि वह अंग्रेजों की सहायता से सत्ता सुरक्षित रखना चाहता था। 1798 में जब वह पुनः फडणवीस के पद पर नियुक्त हुआ, तब उसने इस बात का प्रयत्न किया कि अंग्रेजों और निजाम उसके पद की सुरक्षा की गारंटी दे। इस प्रकार सालबाई की संधि के बाद उसका यह प्रयत्न रहा कि अंग्रेजों का सहयोग व समर्थन प्राप्त करता रहे।
नाना की फडणवीस पद पर नियुक्ति के समय वेलेजली ने प्रसन्नता व्यक्त की। यह निर्विवाद सत्य है कि महाजी की इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था और अपनी सत्ता सुरक्षित करने के लिए उसने मराठा संघ के हितों को भी तिलांजलि दे दी। नाना का मूल्यांकन। 18वीं शताब्दी के मराठों को अंग्रेजों व मैसूर राज्य के निरंतर संघर्ष करना पड़ा, इसलिए मराठा को एक ऐसा व्यक्ति के पास होना चाहिए थी जो सैन्य संचालन में दक्ष हो। नाना दुर्भाग्य से सैनिक संचालन में दक्ष नहीं था, फिर भी उसने कभी भी किसी कुशल सैन्य संचालक पर विश्वास नहीं किया। पेशवा नारायण राव की मृत्यु से उत्पन्न संकट में नाना की महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर सामने आई। 1782 में के बाद तो नाना में वैसी योग्यता के चिन्ह मात्र भी नहीं दिखाई दिए। वह मराठा संघ के पतन के लिए नाना की नीतियां काफी अंशों तक उत्तरदायी थे। वह बढ़ते हुए अंग्रेजों के खतरे को समझ नहीं सका और पेशवा माधवराव द्वितीय को कठोर नियंत्रण में रखकर मराठा संघ को अत्यंत दुर्बल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इससे महाजी को भी महत्व नहीं दिया, जबकि महाजी संघ का सर्वाधिक योग्य सरदार था। वस्तुतः उसने मराठा राज्य की किसी नेता को उभरने ही नहीं दिया। फिर भी अपने व्यक्तित्व और नीति निपुणता के कारण अर्ध शताब्दी तक मराठा राज्य पर छाया रहा। नाना के जीवनी के लेखन श्री हल्डीकर ने उनकी तुलना एक वट वृक्ष से की, यानी एक जो वट वृक्ष है जिसकी आसपास में कोई वृक्ष उग नहीं सकता, वट वृक्ष के खुद तो खूब 50 वर्षों तक फैला किंतु दूसरे को नहीं फैलने दिया। वट वृक्ष से की है जिसकी विशाल और सघन छाया में लोग विश्रांति, शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जो अपने आसपास कभी भी अन्य वृक्ष को पनपने नहीं देता। दुर्भाग्य से नाना का काल मराठों का पतन का काल था तथा पतन के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण हो चुका था। मराठा सरदार आदर्शहीन व सिद्धांतहीन हो चुके थे तथा राजहित की भावना नष्ट हो चुकी थी। परस्पर फलस्वरूप मराठा संघ की एकता नष्ट हो गई। परस्पर संघर्ष इतना तीव्र हो गया कि राज्य की नींवें खोखली हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया इन्होंने किस प्रकार मराठों की सेवा की। यानी आप इसमें देखेंगे महाजी सिंधिया योग्य सरदार था, उसके बाद उसने उत्तर भारत में वापस मराठा शक्तियों का विस्तार किया, राजपूतों पर विस्तार किया, अंग्रेजों को परास्त किया और वकील मुतलक की उपाधि मुगल दरबार में उसने प्राप्त की। किंतु दक्षिण में जब 12 वर्ष बाद वह गया तो नाना फडणवीस उसकी इन उपलब्धियों को सहन नहीं कर पाया। और नाना फडणवीस एक वट वृक्ष के समान थे जो विश्रांति दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, किंतु अपने पास में किसी दूसरे वृक्ष को पनपने नहीं देना चाहते थे। अतः नाना फडणवीस कभी नहीं चाहते थे कि महाजी सिंधिया का प्रभाव बढ़े। अतः इनके प्रभाव को कम करने के लिए इनकी इच्छा के विपरीत अंग्रेजों के साथ यह सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए आतुर थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने नाना फडणवीस की उपाधि वापस मिली तो वह बड़े प्रसन्न हुए। इससे स्पष्ट होता है कि नाना फडणवीस एक योग्य व्यक्ति थे, परंतु वह अपने पास में किसी अन्य व्यक्ति को ऊंचा बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। साथ ही पेशवा पर इतना नियंत्रण रखा, न तो उसे सैनिक शिक्षा दी, न उसे व्यवहारिक शिक्षा दी, न राजनीति की शिक्षा दी, बस उसे अपने नियंत्रण में रखा। जब खरदा के युद्ध में ये भी गए थे तो पेशवा ने बाजीराव द्वितीय से मिलना चाहा तो इन्होंने मिलने नहीं दिया। अगर ऐसी बात हुई तो नाना फडणवीस ने पेशवा को इतना डांटा कि वह आत्मग्लानि से भर गया और छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। और फिर उसके बाद पेशवा के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर भी उसने सारी की सारी जो सीमाएं थी सारी लांघ दी और ससुर को गोद दिलाने की बात कर रहे थे, जो वह धर्मशास्त्रों के अनुकूल भी नहीं थी। इस प्रकार हम देखते हैं नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया के समय एक महाजी सिंधिया थे जो अपना मराठा साम्राज्य का सूरज है वापस मिडिल में लाना चाहते थे, और एक वह थे जो नाना फडणवीस जो किसी भी प्रकार से अपने हाथ में जो शक्ति है उसको जाना नहीं देना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है कि आदमी कितना ही बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, शक्ति जब तक उसके पास है सत्ता उसके हाथ में रहेगी। तो वह अपनी सत्ता और शक्ति को खोना नहीं चाहते थे। उनके पास जो करोड़ों रुपए की जो जायदाद इकट्ठी हो गई थी वो उसकी सुरक्षा करना चाहते थे। अतः इन युद्धों से स्पष्ट होता है कि नाना फडणवीस ने हमेशा अपने स्वार्थ की वशीभूत होकर ही कार्य किए, वहीं महाजी सिंधिया ने पेशवा के एक सिपाही की तरह रहकर उन्होंने मराठों के सूरज को वापस उगने में सहायता की। अतः
आज की क्लास में हमने महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस के बारे में विस्तृत चर्चा परिचर्चा की। मैं मानता हूं कि आपको इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हुआ। साथ ही आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, जिससे क्या है कि आप अगले जो एग्ज़ाम है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वह है मराठों के पतन के कारण। और एक बार वापस शुरू से स्टार्टिंग से हम मराठाओं को देख लेंगे, जिससे क्या है कि आपको जो कुछ रिमेंबर है उस क्लास में पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें हम देखेंगे मराठों के शिवाजी से स्टार्ट करेंगे, जो वापस अंग्रेजों में विलय जब तक हो जाएंगे 1818 तक की वापस एक बार स्थिति को रूपरेखा को हम स्पष्ट रूप से अध्ययन करेंगे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।